कड़ी मेहनत करने वाले लोगों को फिल्मी कहानी एक घिसे पीटे ढेरे पर चलती है। हाल में शादीशुदा, खुश, बड़े हुए, पढ़े लिखे हुए पति पत्नी तथा साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्द ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाहें होती हैं और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व, उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। ज़्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स और मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपके बॉस को आपको नहीं दे सकता, इसलिए वह बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है। और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई बल्कि सीधे ही सोशल सिक्योरिटी में चली जाती है। फिर दायित्व बढ़ने लगते हैं। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। इसे समझाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी तरफ चलें। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का एक घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से ज़्यादा जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्टगेज ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, वे और कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसे बैकरेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफ़र देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपनी ऊंची ब्याज की दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से भी उन्हें टैक्स में छूट भी मिले। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्हें उपभोक्ता ऋण को होम मार्केटेज में बदल दिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को मिलाकर 30 साल की किस्तों को चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और शॉपिंग पर चलने का नया न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद भी अपने क्रेडिट कार्ड से लेना जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा टैक्स पैसा कमाया जा सकता है? उनकी खर्चीली आदतें ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है। और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती।
यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती है। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों की सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वे आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में तो कुछ तो सच्चाई है। यह सर्वनियम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर है वही नियम बताता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज़्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं कि उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उन्हें विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के लिए मौत से भी बड़ी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ज़्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बार बार उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, वे सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर वही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज़्यादातर लोग अपनी समस्या का हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत से ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज़्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, संबंधों में, करियर में और धन में। इसी समाज के कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृति मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है। बिल कंसोलिडेशन, लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन में वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बार बड़ा घर खरीद लूँगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। टिकल मी एल्मो डॉल्स अभी स्टॉक में नहीं है, परंतु मेरे पास एक डील रखी हुई है जो दूसरा ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की ज़रूरत होती है और हमें अपने डर के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी को सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनि रविवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक इसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक ने डैडी से 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। अब वो पढ़े लिखों को रास्ता दिखा रहे थे और उन्हें आदेश दे रहे थे और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे और उनके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चलता,
इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों में चिढ़ होती थी, हमें इसे इस तरह इसलिए करना हो पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इसी तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप इनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो आप बस इतना ही कहना, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमने स्कूल में बिताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी, परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज़्यादा समझदार लोगों की नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला। परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही सामाजिक मान्यताओं के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें सिखाते थे और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर पा सकते, तो माइक और मैं अपनी बोहे चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पीटे ढेर पर चलने के लिए कहा जाता था और नियमों का अक्षरशः पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मकता का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यही बात समझने लगे थे कि स्कूलों की इसलिए बनाया गया है ताकि वहाँ अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, ना कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असल ज़िंदगी क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। दूसरे सवाल का अक्सर हम यही जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज़्यादा जानते थे, हमने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरियत होती है कि उन्हें ऐसा क्यों नहीं कि हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगे थे। जब मैं 16 साल का हुआ था तो मेरी पैसे की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स, अकाउंट्स, कॉरपोरेट, अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट, ब्रोकर, निवेशकों इत्यादि की बातें सुन सकता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई जब मैंने उन्हें यह बताया कि हमारा घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है। आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी ने और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर एक संपत्ति थी, जबकि दूसरे डैडी के हिसाब से यह एक दायित्व था। अमीर डैडी संपत्ति, दायित्व, घर। गरीब डैडी संपत्ति, घर, दायित्व, अन्यथा कुछ भी नहीं। मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। एक ज़्यादा बड़े घर का मतलब था और ज़्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च में कॉलम से होकर गुजरता रहता था। दायित्व, आय व्यय, मॉर्टगेज, रियल प्रॉपर्टी, टैक्स, बीमा, रख रखाव, उपयोगिता, संपत्ति, दायित्व, मॉर्टगेज। आज भी लोग बाग मुझसे यही बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूँ कि बहुत से लोगों को लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है, इसलिए वे इसे सपने का सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक और नज़रिया सुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज़्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हमें जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इसमें हमारी जेब से पैसा निकल जाएगा।